अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ता हुआ मुआशी और सियासी दबाव, इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया गया है, इलेक्शन में ना जाने का फैसला कर लिया गया है। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट बात कर रही है कि ये ना जाने का, इलेक्शन में फौरी जाने का फैसला इसलिए किया गया है कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच सके और मईशत को बेहतरी की तरफ हम लेकर जा सके। लेकिन जाहिर है आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मुआशी सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इजलास भी तलब किया, और गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम जल्द से जल्द इस मुआशी सूरत हाल से, इस ये मुआशी बदहाली की जो एक सूरत हाल, एक कैफियत बनी हुई है। डॉलर आप देखें आज भी इंटर बैंक में 2 रुपए से ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज पिछले कई दिनों से शदीद मंदी का रुझान वहां पर देखा जा रहा है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे, लेकिन कैसे? सवाल ये भी अहम है कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के बावजूद दो दोस्त ममालिक हैं, उनसे 4 से 5 अरब डॉलर की उनने यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट्स हैं कि मौजूदा हुकूमत की यकीन दहानियों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में आप सूरत हाल देख रहे हैं, फिर ओवरऑल जो एक अनसर्टनिटी का माहौल बना हुआ, हुकूमत इससे कैसे निकलेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पर जरा बात करेंगे कि हुकूमत का ये फैसला कितनी हद तक दुरुस्त है और क्या इसकी मजीद भारी जो सियासी कीमत है वो चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि राइटिंग ऑन द वॉल जो सूरत हाल है वो इस तरह से नजर आ रही है कि हुकूमत अगले साल 1.5 साल में भी चीजों को मैनेज नहीं कर सकती। IMF की सख्त शराइतें, फिर इंटरनेशनली जो एक फिनोमेना है महंगाई को लेकर, ऑयल प्राइसेस को लेकर, कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। इसके साथ साथ तख्ते पंजाब किसका होगा, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि PTI के हक में तो नंबर गेम है, लेकिन फिर इसके बावजूद क्या बाजी पलट सकती है पंजाब के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बढ़तरी ना होने के बावजूद ये दावा कर रही है कि जो है वो वज़ारत आला हमजा शहबाज साहब की बरकरार रहेगी। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो लाहौर में बैठे हैं और सियासी जोड़ तोड़ की जो बातें वो चल रही हैं। शुजात साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नहीं साथ देंगे। तो ये पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या बन सकती है? हमजा शहबाज क्या वज़ीर आला बरकरार रह सकते हैं सारी सूरत हाल के अंदर भी? क्योंकि जाहिर है आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि जरदारी साहब जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर हैं, वो कर रहे हैं और इसे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन वाले भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज इलियास जितोई साहब जो हैं उनकी जानिब से भी, मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने भी इल्जाम किए कि मुझे काफ लीग और PTI ने 10 करोड़ की ऑफर की है जो कि मैंने मुस्तरद कर दी है। तो ये जोड़ तोड़ या हॉर्स ट्रेडिंग ये पाकिस्तानी सियासत में कोई नया नहीं है, हमेशा से होता आया है। अब सवाल अहम ये है कि पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या होगी, और ज़ाहिर है पंजाब अगर नून लीग के हाथों से या इत्तेहादी हुकूमत के हाथों से जाते हैं तो इसके अल्टीमेटली जो असरात हैं वो मरकज़ पर भी पड़ेंगे। और कल फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट का ऑन ऑफ स्विच जो है वो हमारे हाथ में है, जब चाहें इसको चलता कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो क्या ऐसी सूरत हाल में PTI चाहेगी गवर्नमेंट में आए? हालांकि जो मौशी सूरत हाल है वो इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे PMLN हो, कोई भी इस मौशी सूरत हाल से निमटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, ये बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे, एनालिसिस लेंगे। सीनियर साहबी तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इसके साथ साथ नवाज विस्त्रो साहब सीनियर साहबी हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद है कि वजारत आला हमजा शहबाज की बचा ली जाएगी, लेकिन कैसे? क्योंकि एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का शोर सुनाई दिया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ऑपोजिशन पर इल्जामात लगा रही है कि हमारे लोग खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों की ऑफर्स लगाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत पर भी इसी तरह के इल्जामात लगा रही है। अब 22 जुलाई को सूरत हाल क्या होगी, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नज़ीर लगारी साहब। इसके साथ साथ सीनियर साहबी तज्जियाकार नवाज विस्त्रो साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज विस्त्रो साहब आपका भी। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज करते हैं। अब इलेक्शन में फौरी नहीं जाना, मुद्दत पूरी करनी है, गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन सर आपको लगता है कि इसकी भारी सियासी कीमत इस गवर्नमेंट को, इत्तेहादियों को चुकानी पड़ेगी? जिस तरह से पंजाब में हमने देखा सूरत हाल सबके सामने है, और आपको लगता है कि साल 1.5 साल के अरसे में चीजें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी और ये दुरुस्त फैसला है गवर्नमेंट का? मेरे ख्याल में कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पाकिस्तान जिस तेजी से मुआशरती का शिकार हुआ है, और उसकी बुनियाद ज़ाहिर है कि इमरान खान के दौर में रखी गई। इमरान खान एक नातजुर्बाकार टीम के साथ आए थे और उनके साथ आखिर वक्त तक भी कोई
सकता या उसको हल कर सकता। इस वजह से बिल्कुल आखिर में जो है वो लाए थे शौकत तरीन को। हालांकि शौकत तरीन उन पर बहुत तनकीद करते रहे थे और बहुत ज्यादा उनका फेलोर बताते रहे थे, बाद में वो उनके साथ चले गए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के लोग जो थे शौकत तरीन साहब जैसे या जिस तरह के वो थे इनसे पहले हफीज शेख जाते, ये आलमी इदारों के हिटमैन है। आलमी इदारों के हिटमैन है, इनका काम मैशियतों को संभालना नहीं होता है। ये मैशियतों को इस हद तक ले जाते हैं कि फिर वो उनकी डिक्टेशन जो है वो मानी जाए। अब भी मेरा ख्याल है कि उन्हीं के जरिए काम कर रहे हैं। असल मसला इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है, जिसको किसी भी सूरत में इमरान खान नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, और वो इसको सियासी इस्तेहकाम को तहस नहस करना चाहते हैं और उसके नतीजे में वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। और उनका मकसद कोई भी नहीं है, इक़्तिदार तो वो फिर भी आ सकते हैं, हो सकता है कि फिर आ जाए, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत से दो चार करना जहां पर हमारी खुद मुख्तारी खुद क्वेश्चन बन जाए, वो इस सूरत की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन सर मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी तो हल कोई नहीं है। पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा, बाद में दास्तानें लिखी जाएंगी। और मैं इस हुकूमत को बहुत अच्छी हुकूमत ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत भी कोई बड़ी ऐसी काबिल हुकूमत नहीं है कि जिन चीजों को ठीक कर सके, लेकिन अब मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, सियासत के इस्तेहकाम के लिए और माशी तौर पर जो अब तक फैल चुकी है, अगर इसे हम नहीं निकल पाते हैं तो बहुत तेजी से निकलने का हल क्या है? हल क्या है नजीर लगारी साहब? हल क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम का तासुर इतना मजबूत हो चुका है कि ना डॉलर संभल रहा है, ना स्टॉक एक्सचेंज संभल रहा है, मुल्की मईशत तबाही के धाने पर है। बार बार मुआशी माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे हमें श्रीलंका की सूरत हाल से दो चार होना पड़ सकता है, डिफॉल्ट कर सकता है। सियासी जमातें मिसाके मईशत के लिए तैयार नहीं है, अदम इस्तेहकाम का माहौल है, तो इसका हल क्या है सर? क्या होना चाहिए? जो कुव्वतें, अनदेखी कुव्वतें, देखी कुव्वतें जो भी हैं, जो इमरान खान को इन हालात में भी सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, और अगर वो पीछे नहीं हटते हैं और वो इसी तरह सूरत हाल रहती है तो मुल्क के लिए खतरा मौजूद रहेगा। अच्छा सर, आपका इशारा इदारों की तरफ है? टीम में वो सलाहियत नहीं है ना इसके अंदर है। उनके पास एक बहुत बड़े आली दिमाग के साइको वारफेयर के लोग हैं जो नफ्सियाती लोगों के साथ एक बड़ी जंग कर सकते हैं। और उनके साथ और उनके वो जो साबिक बड़े अफसरान है सब उनके सामने, हमें पता है ना, वो जिस तरह से उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो खड़े हुए छोटे छोटे पिटी मफादात के लिए उनको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं हटते तो फिर मुल्क की कुर्बानी आप दे दें, जो भी आपने करना है वो कर। पसे पर्दा कुव्वतें अभी कौन हो सकती हैं? इदारे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो हुकूमत है, उसके साथ खड़े, क्योंकि हमेशा से इदारों का तो ये रहा है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट होती है, वक्त की गवर्नमेंट के साथ इदारे खड़े होते हैं। और आप करें कि अभी भी पसे पर्दा कुव्वतें जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इसमें कोई दरार है इदारों के अंदर। मुझे ये फील होता है। अच्छा, अगर ऐसा ना होता तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स तनाजा फिर रहा हो और बाकायदा इदारों के इंतहाई अहम शख्सियत का नाम ले लेकर बातें कर रहा हो। कौन इस बात को पहले माजी में किसी ने बताया क्या कि अब ये सूरत हो रही है? लेकिन होता था इधर हुकूमत खत्म होती थी, उधर मालूम हुआ कि आसिफ जरदारी जेल में चले गए, जो है वो यूसुफ गिलानी नाअहल करार दे दिए गए, नवाज शरीफ गिरफ्तार कर लिए गए और बल्कि उनके गिरफ्तार होने का तो अंदाज भी बड़ा अजीब था। इस तरह से उनको जो है वो बाकायदा पिंजरे में डालकर ले जाया गया। ये सारी सूरत होती रही है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। शहजादा बना के रखा जा रहा है ना, तो जो है वो इस तरह से लेकर चल रहा है, लाडले को जिस तरह से लेकर चला जाता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी बड़ी सपोर्ट के बगैर ऐसा। अच्छा, लाडले का दाग आपके तो काफी हद तक ऐसा तासुर मिल रहा था कि धुल चुका है। लेकिन नजीर लगारी साहब, ये इदारों पर जिस तरह से तनकीद का मामला है, हमने देखा कि ये कोई पहली बार नहीं है। इमरान खान साहब तो इनडायरेक्टली तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा भी नाम ले लेकर सिटिंग आर्मी चीफ, उस वक्त सिटिंग जो DGISI है, मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल, ये कहा था कि ये गलत कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दो शख्स जो है वो मैटर नहीं करते, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशनल हिमायत या इंस्टीट्यूशनल मुखालफत जो है वो सूरत हाल के लिए पैदा होती है। तो मैं अगर इनको देखें, माजी में हमारे तजुर्बा नहीं है, वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया गया, वज़ीर आज़म जो है वो निकाल दिए गए, वज़ीर आज़म बिल्कुल लियाकत अली खान को गोली मार किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की, इनको बुलाकर गालियां दी गई और उनको कहा गया कि रिजाइन करो, और मोहम्मद अली बोगरा को फिजिकली पिटाई की गई। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क में हो चुकी है। ये लाडला
वजीर आज़म, आपने पहले बात की। अच्छा, लेकिन नजीर लगारी साहब, व्हाट नेक्स्ट, होने क्या जा रहा है आगे? पंजाब की सूरत हाल आपके सामने, नंबर गेम बज़ाहिर जो है वो पीटीआई के हक में है, लेकिन जोड़ तोड़ की कुछ इल्जामात और कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल सामने आ रही है। आपको लगता है कि नंबर गेम हक में होने के बावजूद बाजी पलट सकती है? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और खेल नहीं होना चाहिए। जो कह रहे थे, मैंने वो भी सुना हुआ चौधरी साहब कि हमारे पास 180-182 के करीब, यानी वो कहाँ से कह रहे हैं कि उनकी जो गिनती है वो तो हमारे सामने गिरी हुई है, मालूम है कि उनके पास कितने हैं, तो अपनी तादाद से बढ़ाकर वो बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? और इधर ये कह रहे हैं कि हम ऐसा होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने ये खेल खेलना है वो एब्सटेन कराएंगे अरकान असेंबली को, वो नहीं आएंगे ऐवान में। और आप किसी को जबरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ला सकते। आप नाम भी देंगे तो फिर उठ कर निकल जाए। जब ये सूरत हाल हो तो उठ कर निकल जाए तो क्या कौन रोक लेगा? ठीक है नसीर लगारी साहब, ये सूरत हाल हो सकती है। ये है कि सियासी अमल इतना गंदा हो चुका है कि उसको किसी भी तरीके से ठीक होना चाहिए। और ये गंदगी जो है वो, मैं फिर ये समझता हूँ कि 2018 के आरटीएस मशीनों के बैठने के बाद पैदा हुई थी। अगर वो ना होता तो ये सूरत हाल ना हो। ठीक है, साथ ही रहिएगा नजीर लगारी साहब। सीनियर साफी तर्जियाकार नवाज विस्तरो साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नवाज विस्तरो साहब, बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज तो फवाद चौधरी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी हमारे लोगों को खरीदने का कारोबार कर रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट के मामले पर भी बड़ी बात हुई थी उस वक्त, सादिक संजानी साहब के जो मामले पर आसिफ अली जरदारी साहब पर ही डायरेक्ट आज भी बात होती है कि वो बड़े जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, माहिर हैं। आज भी डायरेक्टली उन्हीं पर इल्जामात लग रहे हैं। तो क्या लगता है, नंबर गेम तो पीटीआई के हक में, आपको लगता है बाजी पलट सकती है? सोनिया, पहली बात यह है कि नज़ीर लगारी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और वो बहुत से मामले जानते हैं। नज़ीर लगारी साहब ने जो बात की उससे मैं भी थोड़ा बहुत चलो उस बात को मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई एक तो वाज़ेह पैगाम है फ़ौज की तरफ से कि हम बीच में नहीं हैं, यानी वो मामला तो यूटल पे चला गया, कोई फ़ौज किसी के बीच में नहीं है। और रहा सवाल कि पंजाब के अंदर यहाँ जो सूरत हाल बनी, अगर ऐसा मामला होता तो उनकी गवर्नमेंट, भाई नून लीग की इस वक्त गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब नंबर 1। अच्छा, फिर उसके साथ पिछले अगर इलेक्शनों में जाओ तो धांधली होती थी, ये सारे सिस्टम थे, अब उन्होंने एग्री कर लिया खुद। और पीछे माजी में नहीं जाते, माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने आगे चलना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क के लिए बात करनी है। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है, अगर देखो वही अवाम जो है, ये अभी लड़ाई इनकी चल रही है, अभी तक इनकी चलती रही है। अवाम के बीच में कोई, अवाम के लिए ना ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, ना ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कर रहे हैं। और इसके साथ बड़ी अहम बात है वो ये है कि जब फौज है ही नहीं बीच में, अब पार्टियां जाने ये जाने, अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नून लीग के साथ कटजोड़ बन के कर रहे हैं। जैसे उनकी मीटिंगें होती हैं, आपस में मिलते हैं, अवाम को नजर आता है कि ये वही लोग हैं। और अवाम के दिल में जो नफरत चली गई है वो सिर्फ इस वजह से है कि इनके आपस में जो कटजोड़ बनी हुई है सारा सिस्टम। तो अवाम समझता है, अवाम समझता है कि यार ये तो वही लोग हैं, 40 साल से ये लोग कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के लिए केसेस बनाते हैं, एक दूसरे को केसेस जेलों में डालते हैं, फिर अभी एक ही पैनल पे खड़े हुए। तो अवाम को समझ आ गई, आजकल अवाम, आज सोशल मीडिया ये वो हर बंदा देखता है, वो पहले वाले मामले नहीं है। और यही नून लीग, इन्हीं नून लीग ने 40 साल से पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला किया, पिछले मोहतरमा के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, भैया केसेस डाले, सब अभी इकट्ठे हो गए। और वही नून लीग जो अपने आप को पावरफुल समझती है पाकिस्तान में, उसी नून लीग ने आखिर में आसिफ अली जरदारी का सहारा लिया, यानी लकी है। तो जाहिर है जब सहारा लिया आपस में हो गए तो अवाम में नफरत है। अवाम इमरान खान का दौर था, उनको भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन खान साहब के दौर अब अवाम ये समझ रही है कि उसने भी नहीं किया, लेकिन इनका तो वाज़ेह आ गया, तो अवाम में नफरत है। और कोई इदारा, कोई फौज किसी के बीच में नहीं है, ये आमने सामने है। वो चोर चोरी वाला काम जो चल रहा है वो अवाम देख रही है। तो अब नेक्स्ट जो मामला चलता रहेगा, ये देखो मुल्क के बेहतरी के लिए जो हो सकता सॉरी जो हो सकता है वो हो जाएगा। कई जगह पे अब नज़ीर साहब कह रहे हैं, भाई बड़े अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार, सही बातें कर रही हैं, लेकिन कोई फौज किसी के बीच में नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, जरा आ जाए इमरान खान साहब के नैरेटिव, अमरीकी जो साजिश का एक बयानिया लेकर आए। हमने देखा ISPR ने उसको मुस्तरद किया, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे ने उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा किसी साजिश के कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन साहब आप एग्री करेंगे नज़ीर लगारी साहब के पब्लिक उस नैरेटिव
نیریٹو کو بائی کر رہی ہے, پبلک اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, جس کے نتائج ابھی ہم نے پنجاب کے جو ابھی الیکشن ہے ضمنی ان کے نتائج کی صورت میں دیکھا, پھر جلد سے جلوسوں میں جس طرح سے عوام کی ایک بڑی تعداد باہر نکلی, تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کہیں نہ کہیں اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, چاہے ادارے مسترد کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ فکی ہے, اور اس کو عمران خان نے کیچ کیا ہے. اور اگرچہ یہ اس حکومت یہ نہیں, حکومت ہٹانا امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, حکومت ہٹاتا رہا ہے اور ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ پہلی حکومت ہوگی اگر اس کو ہٹایا ہوگا امریکہ نے تو, لیکن جب ہٹانے جاتا ہے تو اس طرح سے نہیں ہٹاتا ہے کہ اس کو پھر موقع بھی دے کہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتا پھرے. اس نے جب عراق میں جاتا ہے, جب وہ اس میں جاتا ہے بہار عرب میں جاتا ہے, تو پھر لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, پھر وہ ٹک نہیں سکتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں بھی امریکہ نے جب طے کیا ہے کہ پھانسی پہ لگانا ہے, تو ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ لگا دیا گیا. تو یہ جس طرح کی یہ, لیکن ان کا یہ موقف ہے, لوگوں نے بائی کیا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے, امریکہ نے ہٹایا ہے. لیکن یہ چیز آگے آپ کے لیے جو مسائل پیدا کرے گی, اس کا ظاہر عمران خان بھگتنے کے لیے تو نہیں ہوں گے نا. اور ان کے اپنے دوست کہتے ہیں کہ 70 سال کی عمر ہے, آگے پر کیا ہوگا, اللہ انہیں زندگی دے اور لمبی عمر دے. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں, امریکہ اس وقت آپ کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے, اور امریکہ ڈیفیزٹ کی ٹریڈ کرتا ہے. آپ تمام ملکوں سے تجارت کرتے ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں وہ امریکہ کے نقصان میں ہوتی ہے, آپ کے فائدے میں ہوتی ہے. امریکہ آپ سے 6 ارب کی چیزیں خریدتا ہے, 6 ارب 10 کروڑ کی چیزیں خریدتا ہے, اور آپ کو 3 ارب کی چیزیں بیچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ارب کا نقصان اٹھاتا ہے اپنے اس بزنس کے اندر جو ہمارا ٹریڈ پارٹنر بنتا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے ہم نے دیکھنا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم امریکہ کے کیمپ میں بیٹھے, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم چین کے کیمپ میں بیٹھے, نہیں کہتا میں کہ روس کے کیمپ میں جا کر بیٹھے, لیکن روس کی تجارت تو آپ کے سال کے اندر $20 کروڑ کی بھی نہیں. چین کے جو ہے آپ 20 ارب کی چیزیں منگواتے ہیں, 20 ارب سے بھی زیادہ کی چیزیں منگواتے ہیں, اور آپ سے چین جو ہے وہ 3 ارب کی چیزیں منگواتا ہے. آپ $17 ارب کا ڈیفیزٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, آپ کو ضرور کرنا ہے, ظاہر ہے آپ کی ضرورت ہے اس لیے آپ چین سے منگواتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ اگر آپ کے ٹریڈ کا یہ صورتحال ہوتی ہے, اگر جو یورپی یونین آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کرتا ہے, یا جس طرح سے آپ اس وقت تو آپ کے ٹریڈ پارٹنر یورپی ممالک ہے نا, اگر وہ آپ سے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بھی نہیں رہتے ہیں, تو پھر آپ کا نقصان جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں قوموں کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے. اس طرح کے نعرے دینا, اس طرح کی آوازیں دینا, اور لوگوں کو اس طرح اکسانا, یہ جو ہے وہ, اور امریکہ کو کیا حاصل کرنا تھا. عمران خان کون سا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں امریکہ کے لیے کہ امریکہ کو اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. سر وہ کہتے ہیں absolutely not, اور جس طرح سے سر وہ کہتے ہیں, سن لیں, عمران خان پاپولر ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, آپ کو پتہ ہے اڈے دینے کے بیان پر انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not, پھر بڑا ان کا ایک نہیں بالکل نہیں کہا تھا, امریکہ کو نہیں کہا تھا, ایک صحافی کو کہا تھا. جی بالکل, ہاں, لیکن پھر بعد میں ظاہر وہ بڑا فیمس ہوا اور کیچ. کوئی مجھے کہے, اگر کوئی مجھ سے بات کرے تو مجھ سے بات کرو گا, پاکستان سے بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات میں ایک صحافی انٹرویو لے رہا ہے اور اس کے سامنے وہ بیٹھ کر ایبسولوٹلی ناٹ, امریکہ کو نہیں ایبسولوٹلی, بھائی امریکہ نے بات ہی نہیں کی ہے نا. اور تھوڑا امریکہ کے کچھ تحفظات تو تھے نا سر, تحفظات تو تھے سر, یہ افغانستان کے تمام تر معاملے پر جو پاکستان کا موقف رہا, عمران خان صاحب کا موقف رہا, بظاہر سر جو بائیڈن نے عمران خان صاحب کو کال تک نہیں کی, اور یہ بڑی کنٹروورسی بھی رہی, تو کہیں نہ کہیں تحفظات تو تھے عمران خان صاحب. ان کو کون سی کال کر لی ہے, ان کے ساتھ کون سی محبت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کون سے آ کر جو ہے پھول اور پتیاں دیکھتے ہیں. یہ بھی بات آپ کی درست ہے نگر صاحب, سندھ میں بھی جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات آپ کی درست ہے وسرو صاحب. یہ عمران خان صاحب کا یہ نعرہ بظاہر سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ایک خود مختار قوم ہے, ہمیں غلامی سے نکلنا چاہیے, لیکن دوسری طرف اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ معاشی طور پر سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے؟ جس ملک کے ساتھ جس طرح سے ابھی نذیر لغاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ہماری 25% جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ, 75% تقریبائی یہ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ ہیں. پھر معاشی طور پر اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح سے آزادی اور خود مختاری کی بات کریں گے؟ IMF اب ہمیں پیسے نہیں دے رہا, تو
अब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, IMF की हर तरह की शर्त हम मांग रहे हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो किसी हद तक ठीक है आप इख्तलाफ करें बट अपने पाँव पर तो पहले खड़े हो जाएं। लगारी साहब से पूछें कभी सिंध में, वो तो आपकी बात ठीक है, लगारी साहब पूछें कि सिंध में इलेक्शन होने वाले हैं बल्दियात, उसके क्या आप समझते हैं? क्योंकि लगारी साहब को बड़ी जान है अंदर से, पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके इलेक्शन है, इन पार्टियों के साथ भी हैं, तो वहाँ की वो बेहतर चीज़ें जानते हैं कि वो सिंध में रहते हैं। लगारी साहब से वो मौक़िफ़ लें कि सिंध के अंदर क्या होने जा रहा है। जी लगारी साहब, आपने विस्त्रो साहब का सवाल सुना है, आगे जाहिर है पंजाब के अंदर तो सूरत हाल आपने देख लिया, अब कराची में भी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, ओवरऑल वहाँ पर सिनारियो क्या देखते हैं आप? दूसरा मरहला है अभी, दूसरे मरहले में फिजा एक हद तक तब्दील हुई है, पहले वाली फिजा नहीं थी। और दूसरा ये है कि शहरी इलाकों में हम हो रहे हैं और पहले जो है वो उन इलाकों में हुए हैं देहात के अंदर, यहाँ पीपल्स पार्टी पहले भी बहुत स्ट्रांग बोर्ड रखती है और उनके अरकान कामयाब होते रहे हैं। अब शहरों की तरफ मामला है, तो शहरों के अंदर भी वो देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। ये एक तासुर मौजूद है, खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में भी तासुर मौजूद है कि जी शहरों से हमें वोट नहीं मिलता, हालांकि ये गलत बात है और टोटल गलत बात है। पीपल्स पार्टी का ये जो तासुर है खुद पीपल्स पार्टी का, ये गलत है कि उन्हें वोट नहीं मिलता। 70 के इलेक्शन में आपको हैरत होगी कि जब सूबाई कौमी असम्बली में एक मैनेजमेंट हुई थी, उसकी अलग बात होगी, लेकिन सूबाई असम्बली के जब इलेक्शन हुए थे 17 दिसंबर को, मैं खुद यहाँ कराची शहर में मौजूद था, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने 17 में से 9 सीटें ली थी, JUP ने 4 सीटें ली थी, जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी। और फिर जमात इस्लामी का राज रहा हमेशा, और जमात इस्लामी को बेनजीर तक कहती थी कि जनाब वो तो सबसे बड़ी पार्टी है और हम दूसरे नंबर पर पार्टी है, तो उनको ख्याल कराया गया कि जनाब आप अपना शिकस्त मान लो। तो यही सूरत हाल है। आप भी यहाँ पर क्या मैनेजमेंट होती है, क्या चीजें बनती हैं, आखिरी वक्त तक नेमतुल्लाह खान के पास अगर तारिक खान को ना लेकर आया जाता तो तारिक खान को, नेमतुल्लाह खान तो नहीं जीत रहे थे। ठीक है, देखते हैं कि सिनारियो क्या बनता है। वोट कैंसिल ना होते अफगानी साहब के वक्त में, तो जो है वो तो जो है अपना अफगानी साहब तो नहीं जीत रहे थे, हमारे अब्दुल खालिक अल्लाह वाला के 3 वोट कैंसिल किए, अफगानी साहब को जितवाया गया। तो मैं कहता हूँ कि ये चीजें होती रही हैं माजी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, माजूर के साथ वक्त खत्म हो गया। रख पाती है अपनी कुवत में, रह पाती है, नहीं रह पाती है, या शहर में उसे क्या मिलता है ये देखना होगा। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सावी तर्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। थैंक यू सो मच नज़ीर लगारी साहब, आपके वक्त का नाज़रीन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल क़य्यूम साहब आपके वक्त का। अब्दुल क़य्यूम साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि इलेक्शन में फौरी नहीं जाना और अपनी मुद्दत पूरी करनी है, ये इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि सख्त मुश्किल मौशी फैसले आगे भी आपको करने पड़ेंगे, जिसकी ज़ाहिर है हालिया पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके नताइज की सूरत में आपने देखा कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो आपको पे करनी पड़ी है। लेटर ऑन आगे जनरल इलेक्शन है, आप तैयार हैं इस तरह की मज़ीद सख्त सियासी फैसले और फिर पॉलिटिकल कॉस्ट जो आपको हासिल करनी पड़ेगी इसके लिए? या देखिए सोनिया, पॉलिटिकल नुकसान तो जरूर हुआ है और सबको ये पता था कि ये होगा, लेकिन के हम जो है ना अपनी सियासत के ऊपर रियासती जो मफादात हैं उनको कुर्बान कोई भी नहीं कर सकता मुझे वतन। तो यही बात थी कि पार्टियों ने ये बेसिकली अंदर आके और इन चीजों को ठीक किया, वरना हालात तो आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा खराब थी, इतना ज्यादा रिजल्ट डाउन थे, और प्लस आपको ये पता है कि IMF के साथ जो मुआहदा किया था उसके ऊपर आप डिफॉल्ट कर रहे थे, इतने हद तक कि उन्होंने कीमतें बढ़ाने को कहा, तेल आपके कीमतें फ्यूल की कम कर दी 10 रुपए कर देकर, और फिर उनसे तवक्को रखे कि वो आपका IMF का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, साथ ही IMF को जो हैंडल करने वाली बैन अवी ताकतें अमेरिका जैसी, उनके साथ आपने अलग सीन गड़ा दिया। तो ये तो सारी डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी, और इसलिए पार्टियों ने ये कहा कि हाल तो हम समझते हैं कि कांग्रेस है और ये इलेक्शन ईयर है और ये हमें बड़ी भारी, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए और डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने ये किया। इसके बाद फिर एक और धक्का ये लगा कि अदालत ने वो फैसला कर दिया कि जो बंदे
वोट देते हैं अपनी मर्जी से, उनकी सीटें ही खत्म कर दी जाए। आज तो ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों का कि वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, पार्टी उनको बुला के कुछ भी कह सकती है, लेकिन उनका वोट काउंट तो जरूर हर हालत में होना चाहिए था, लेकिन अदालत ने कह दिया कि ये नहीं। सर वोट काउंट किस तरह से होना चाहिए था ना, एक पार्टी के साथ वफादारी भी तो सर कोई चीज होती है ना, अपने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, आप आए असेंबली के अंदर आए और फिर आप जो खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग जो हमारी सियासत का एक कल्चर बन चुका है, तो आपको नहीं लगता सर कि ये खत्म होना चाहिए, इस कि आप बजाय इसकी कोई अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, बल्कि इसको जाहिर है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, ये अब तो हमेशा के लिए रुक जाएगा सिलसिला। आप ये बात देखें कि ये बात तो आप बड़ी ठीक कर रही हैं कि जो कुछ, लेकिन आपको गाइड करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये अदालत का काम तो नहीं है कि वो एक नया पैरा ऐड कर दे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में, वो तो देयर इज नो क्वेश्चन, ये हो ही नहीं सकता। यानी अगर आप पार्लियामेंट बैठ के कंसेंसस से फैसला करें कि जो बंदा पार्टी के टिकट पे आएगा और वोट नहीं देगा, तो वोट गलत देगा, तो हम उसको या उसको वोट हम देने ही नहीं देंगे, देगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वोट के देने के हक से आप पार्लियामेंटेरियन को किसी लिहाज से भी कोई रोक नहीं सकता, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये आपके जमात के लिए भी बड़ा बेहतर हो गया जनरल साहब, 2018 में आप पंजाब के अंदर अक्सरियत में थे, तो जहांगीर तरीन साहब जहाज भर भर के लोगों को इधर उधर से आए थे, आपके बंदे तोड़े गए थे, ये तो आपकी जमात के लिए भी बहुत बेहतर हो गया है सर, मुस्तकबिल में सब जमातों के लिए। ये बड़ी मासूमाना राय है ना, आप ये कहते हैं आप यानी जो चीज गलत हमारी जमात के लिए बेहतर हो जाए वो हम उसके लब्बैक कह दें। मैं तो असूलों की बात कर रहा हूँ ना, किसके लिए बेहतर हुआ किसके लिए खराब हुआ इसको छोड़ दे। सर मोरालिटी भी तो कोई चीज है ना सर, चले एक तो सियासी है आईनी तौर पर आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मॉरली देखें सेनेट इंतखाबात से एक दिन पहले जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की ऑडियोज वीडियोस सामने आई, बाकायदा तौर पर नजर आया कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, फिर ये जो अभी हालिया इलेक्शन है इसमें जो खरीदो फरोख्त के मनाजिर हमने देखे, तो सर ये बंद नहीं होना चाहिए सिलसिला। खरीदो फरोख्त का तो आप ऐसे स्पेकुलेटिव बातें कर रही है ना। हाँ। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटे का कोई वो कसूर है तो उसको ही शुड बी टेकन टू टास्क, उसका एक प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन का। अभी तक तो फैसला आ नहीं गया ना सर, यही तो मसला है ना हमारे इदारों का, वक्त पे फैसला आता नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है देखिए ना, ये बातें ऐसे नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं है कि जिसकी जो मर्जी है वो करे। देखिए आपका इलेक्शन कमीशन मौजूद है, अदालतें मौजूद है, हर चीज का प्रोसीजर मौजूद है, लोग गलतियां करते रहे हैं, कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, उनके लिए इंसाफ का निजाम मौजूद है। वो होना चाहिए ना कि सिर्फ मैं अज्यूम कर दूं कि तहरीके इंसाफ ने 22 में से 20 में से 18 17 या 15 सीटें जीत ली है तो इन्होंने धांधली की होगी। तो ये मेरा अपना एक खाम ख्याल की उम्र नहीं है, मैं कहता रहूं जब तक कि मैं प्रूव नहीं करता या कुछ चीज सामने नहीं आती, और उसका फिर एक तरीका है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाए और उसके तो सर ये मुनरिफ अरकीन का मामला तो फिर इलेक्शन कमीशन ने सर फैसला दिया है ना, अदालतों ने दिया है। किस चीज का? ये जो मुनरिफ अरकीन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। देखिए आप नहीं समझ रही बात के अदालत भी वो फैसला ऐसे नहीं दे सकती कि आइन से मावरा वो फैसला दे। आपको याद होगा कि एक वक्त में जो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना रेगुलराइज कराने से 3 साल तो उन्होंने कहा रेगुलराइज भी कर लें और आप आइन को अमेंड भी कर लें। ठीक है। देखें कि जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया था ना, क्या आइन को अमेंड करने की कोर्ट को इजाजत है, तो एक डिक्टेटर को कैसे इजाजत होगी? ये फैसले हैं जो कि बहुत रकम कर रहे हैं नजरिया जरूरत से लेके अभी तक। बिल्कुल। हमें आज अगर आगे चलना है ठीक तो है, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बैलेट बात के तकद्दुस पे ईमान होना चाहिए। बिल्कुल। और आइन की पासदारी करनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये ना देखा जाए मुझे क्या सूट करता है उनको क्या सूट करता है। बिल्कुल। अगर आपका आइन का अदरवाइज हर बंदा जो आएगा वो अपनी इंटरप्रिटेशन नजरिए जरूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा PMLN हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।